आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसे हम कहते हैं साइलेंट डिजीज़, और ये आजकल एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले इसके बारे में सुनते नहीं थे, और ये इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि आयुर्वेद में, जो कि हमारा एक एंशिएंट साइंस है, एंशिएंट स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन है, बहुत पुराना है, तब इसमें इसका जिक्र नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद इसका इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज आयुर्वेद में है, और इसे कहते हैं थायराइड प्रॉब्लम। इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। व्हाट इज़ अ थायराइड प्रॉब्लम? पहले तो थायराइड समझ लें। थायराइड एक ग्रंथि है जो गले में होती है। ये प्रोड्यूस करती है हॉर्मोन्स जो रेगुलेट करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म, आपका ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट। थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं, किसी कारणवश, विच इज़ बेसिकली लाइफस्टाइल, अगर कम या ज़्यादा बनने लगता है तो आपकी सेहत पे असर होता है। आपका ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म पुअर हो सकता है, काफ़ी सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं अगर थायराइड की ग्रंथि अच्छी तरह अपने हॉर्मोन्स नहीं बनाए तो। आपने कहा कि आयुर्वेद में इसका मेंशन नहीं है, तो आयुर्वेद बड़ा फ्यूचरिस्टिक साइंस है। तो अगर कोई व्याधि अभी अभी आ रही है जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि हमारे रहने खान पान की व्यवस्था की वजह से जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। और पहले ये लाइफस्टाइल नहीं थी कि हमारे पास लैपटॉप्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, इतनी आसान ज़िंदगी नहीं थी कि बैठे बैठे आपने एलेक्सा को बोला तो उसने आपके लिए लाइट्स ऑन कर दिया, फ़ैन ऑन कर दिया। और ये लाइफस्टाइल जो अभी की है उसके कारण कई व्याधियाँ होती हैं, उसमें से एक ये थायराइड की दिक्कत भी होती है। अगर थायराइड प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करें, हमें मालूम पड़ा कि लाइफस्टाइल डिजीज है, वी विल टॉक अबाउट इट कि आगे किस तरह की लाइफस्टाइल पे ज़्यादा होता है। ये तो हमने कह दिया एक जनरली कि आराम की ज़िंदगी, लेकिन आई एम श्योर और भी चीज़ें उसमें होंगी। लेकिन ये अगर प्रॉब्लम किसी को होती है तो ये किस उम्र में कब आइडेंटिफाई की जाती है? अब अगर आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है या हेरिडिटरी है तो शायद जल्दी पता चल जाए, पर दो तीन चीज़ें हैं। आदमियों से ज़्यादा ये औरतों में पाई जाती है। ऑलमोस्ट 5 to 10% पॉपुलेशन में आजकल हाइपोथायराइड की दिक्कत ज़्यादा है, हाइपर थायराइड की दिक्कत कम है। हाइपो क्या है कि जिसमें थायराइड की ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो अति मात्रा में बनाने लगे, मतलब कि शरीर में उसकी पूर्ति करने के लिए वो ज़्यादा बना रहा है। दैट मीन्स कि उसका फंक्शन ऑप्टिमल नहीं है, तो वो हाइपो मीनिंग कम काम कर रहा है। हाइपर थायराइड में थायराइड की ग्रंथि इतने ज़्यादा हार्मोन बना रही है। अब इसमें दोनों में क्या क्या सिम्टम्स है? हाइपोथायराइड में आपको दिखेगा कि आपका अचानक लॉस ऑफ एपेटाइट है, वज़न बढ़ता जा रहा है, कम खा रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है, हल्का सा पफीनेस या स्वेलिंग लगती है फेस पे, आपकी स्किन थोड़ी मोटी होती जाती है। कॉन्स्टिपेशन एक टिपिकल साइन है थायराइड का, क्योंकि थायराइड के हार्मोन्स आपका डाइजेशन भी रेगुलेट करते हैं। पेट आपका साफ नहीं हो रहा, दिक्कत हो रही है। जिनको मल का अवरोध या मलावरोध या मल अवष्टंभ, कि आपका पेट बिल्कुल ठीक से साफ नहीं हो रहा, ये संस्कृत के दो शब्द हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा हेयर फॉल, बड़े बाल गिरते हैं, स्किन ड्राई सी लगती है, हाथ पैर में ऐंठन होती है, एनर्जी कम रहती है, हमेशा ऐसा लगता है कि थकान है, फटीग है, 4 घंटे में शरीर निचुड़ गया और आपसे काम नहीं हो पा रहा। औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, इनफैक्ट कई बार अति स्राव, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है उनको। इनफर्टिलिटी, आदमियों में सेक्स ड्राइव लो हो जाती है हाइपो में। और हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण इसके विपरीत होते हैं। यहाँ पे भूख बहुत लगती है, उसके बावजूद वजन कम होता जाता है। पैल्पिटेशंस या हार्ट बीट ज़्यादा होती है, आपको हीट इंटॉलरेंस होता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये मोटे मोटे लक्षण हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, और हाइपरथायरॉयडिज्म में हीट इंटॉलरेंस और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये बड़ा कार्डिनल सा सिम्टम है। तो ये जब सिम्टम्स जनरली आते हैं, ये क्या बचपन से ही आ सकते हैं या ये किसी एज में जाकर ही होता है? नहीं, एक एज के बाद ही ये दिखाई देते हैं। तुरंत बचपन में किसी बच्चे को थायरॉयडिज्म के सिम्टम नहीं होते अनलेस उसको कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी हो।
तो ये एक उम्र के बाद ही आते तो मतलब हैं। माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए कि अगर बच्चा सडनली खाने पीने में फ़र्क है और शरीर पे उस तरह से नज़र नहीं आ रहा और बच्चा बहुत थकान महसूस करता है, पर लक्षण तो वही होंगे। हाँ, अब इसलिए इसको साइलेंट डिजीज कहते हैं। आप देखिए मोटे मोटे तौर पे ये काफ़ी बार दिख जाता है कि हमें थकान है, हमें एनर्जी नहीं है, या हम कुछ कुछ भूल जा रहे हैं। ये काफ़ी सारी बीमारियों में दिखता है, और डॉक्टर को जब लगता है कि ये सिम्टम्स ऐसे कई दिनों से लगातार है कि मैंने कुछ विटामिन दिए, कुछ दवाइयाँ दी, उससे ठीक नहीं हुआ, तो वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो कि थायराइड पैनल होता है। उसमें T3, T4 और TSH, ये 3 सीरम्स या 3 थायराइड के टेस्ट होते हैं। उसको देखने के बाद डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये डायग्नोसिस थायराइड का है। इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जब थायराइड का आप टेस्ट कराते हैं, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से कराना चाहिए या आप कोई भी उठ के जा सकता है कि मैं एक थायराइड का टेस्ट करवा लाऊं? मैं इसीलिए ये बात पूछ रही हूँ, सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन इसके 3 टेस्ट होते हैं, 3 सीरम, जिस तरह आपने कहा। बहुत लोग जाते हैं वो शायद एक सीरम का करके आते हैं या तीनों नहीं करते, ऐसा कुछ होता है क्या कि उसमें सही रिपोर्ट नहीं आती? नहीं, ऐसे सुना है हमने। नहीं, जब भी आप जाके अपने आप से भी कराएंगे किसी डायग्नोस्टिक लैब में, तो आप बोलेंगे थायराइड टेस्ट कराना है, तो वो तीनों ही करे। पता नहीं क्यों फिर ऐसे पूछते हैं, वो T3 करना है, TSH करना है, आपको सब करना है, या पूरा थायराइड प्रोफाइल करना है, ऐसे सवाल क्यों करते हैं फिर वो? इसका मुझसे जवाब मत पूछो, जो पूछ रहा है वो बेवकूफ है। करते तीनों है। समझ गए हम, समझ गए हम। तो बेसिकली तीनों करना सो है। इंडियंस में T3, T4 के इतने वेरिएशंस नहीं दिखते हैं, TSH ही थोड़ा हिला हुआ रहता है। TSH के रिपोर्ट्स ही ठीक नहीं रहता है। ऐसे क्यों? इट इज जस्ट आवर जेनेटिक मेकअप। सो ये जो इंडियंस के ऊपर जो ये आपदा आई हुई है थायराइड की, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं, ये किस तरह के लाइफस्टाइल से एक्चुअली? इज इट मोर फूड या इज इट मोर आराम? ये क्या है? मैंने शुरुआत में कहा था कि थायराइड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जब आयुर्वेद की सोचें तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक शब्द है अग्नि। तो जब मैं कुछ खाना खाती हूँ, मैंने दाल खाई, चावल खाए, रोटी खाए, वो रोटी की तरह तो शरीर में नहीं लगते, उसका कुछ कुछ रूपांतरण होता है कि इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड बाय द बॉडी। करेक्ट। तो फर्स्ट चीज जो उस पे एक्ट करती है वो है मेरी जठराग्नि या मेरी डाइजेस्टिव फायर। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म या सेल्यूलर लेवल पे उसका चेंज होना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें अग्नि अच्छी होनी चाहिए, अगर वो आपकी पुअर है, मंद है, वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही है, तो हमको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो गया। आयुर्वेद के उसके रीज़न क्या है कि आप खूब पानी पीते हैं, अति अम्बु पान, यानी पानी का अति सेवन। आप विरुद्ध आहार खा रहे हैं, इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस, वो दूध और फ्रूट्स हो गए, दूध और नमक हो गया, चाय और समोसा हो गया। देयर कुड बी सो मेनी, काफ़ी सारे इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि अगर आप खा रहे हैं तो वो आपका एक आहारज निदान हो गया, आहारज कारण हो गया। इसके बाद है आपके मेंटल, आप मेंटली कैसे हैं, कि आपको डर लगता है, शोक है, क्रोध है, गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन ज़्यादा है, लुब्ध, एक शब्द है लुब्धता। लुब्धता मतलब कंफ्यूजन। अगर आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं तो भी आपका अग्नि मंद रहेगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, आपके शरीर में कहीं दर्द है, आपको डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी अग्नि मंद करते हैं, और यही सारे लाइफस्टाइल कारण हैं जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होने की संभावना है। मॉडर्न में देखिए जो आजकल देखा जाता है, तो एक तो है आपका फूड, विच थायराइड इज़ ऑल अबाउट गुड न्यूट्रिएंट्स। थायराइड का फंक्शन ही तब रेगुलेट होगा जब उसको अच्छी नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है, वो है आयोडीन। आयोडीन एक्चुअली हेल्प करता है थायराइड हार्मोन बनाने में। तो अगर आपके शरीर में आयोडीन कम है या आयोडीन बहुत ज़्यादा है, दोनों ही कारणों से आपको थायराइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इंडिया में देखा जाता है कि पहाड़ी एरिया में काफ़ी ज़्यादा थायराइड या घेंगा या गॉइटर के पेशेंट्स मिलते हैं। तो गॉइटर और थायराइड दो अलग चीज़ें हैं? गॉइटर हुआ तो थायराइड दोनों तरीके के लक्षण होने की संभावना है, और आयुर्वेद में गलगंड या गॉइटर का मेंशन आचार्य चरक भी करते हैं, सुश्रुत भी करते हैं, और ये कफज व्याधि मानी गई है। कफज यानी आपका मेटाबॉलिज्म स्लगिश करने वाली व्याधि मानी गई है। तो आप उससे जोड़ के देख सकते हैं कि इसका वैसे मेंशन है कि गॉइटर या घेंगा हो सकता है।
तो गॉइटर दिखता कैसे है? यहाँ हल्की गले में ये जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे आपको थोड़ी सी सूजन दिखने लगेगी। कई बार ये बिनाइन होती है, सिम्टम्स दिखेंगे भी नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको घेंगा या गॉइटर हो जाए तो आपको थायराइड के सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो मतलब हिंदुस्तान में पुरानी जो लिखी हुई बात है वो स्पेशली आप कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में होता है वो गॉइटर होता है। हाँ, जिसमें हल्की सी सूजन होती है, जिसको हमें थायराइड से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। रिलेटेड है लेकिन एक नहीं है। एक नहीं है, और उनको होता इसलिए है क्योंकि वहाँ के पानी में आयोडीन की कमी है, तो बस वही कारण है कि उनको होता है। तभी ये आयोडीन का सप्लीमेंट्स लेना जरूरी जैसे है। आयोडाइज नमक वगैरह है, तो अच्छा वो भी ज्यादा खाना ठीक नहीं है। तो बिल्कुल किस ठीक तरह नहीं। से खाएं? नमक किस तरह से खाएं? बिकॉज नमक में सेंधा नमक है, काला नमक है, पिंक नमक है, तो कैसे सेवन करना चाहिए नमक का? तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे अच्छा सॉल्ट जो आयुर्वेद में बताया गया है वो है सेंधा नमक या सेंधव। ये काफ़ी कूलिंग है, बाकी सारे सॉल्ट्स ना थोड़े वार्मिंग होते हैं। अब इसमें आपको सारे ट्रेस मिनरल्स मिल जाएंगे और आपके लिए शरीर के लिए ज़रूरी है। पर सपोज़ आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो ही गई है तो आप ऑल्टरनेटिवली कुछ दिन सेंधा नमक खाएं और कुछ दिन आयोडीन युक्त नमक खाएं, सो दैट आपके शरीर में एक्सेस ना हो। ज़रूरी तो है कि थोड़ा आयोडीन आपके शरीर में जाए, वो आपके फूड से जाए, सॉल्ट से जाए या सप्लीमेंट से जाए, पर आयोडीन का होना ज़रूरी है। खाने के पदार्थों में देखा है तो किन किन चीज़ों में इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स आयोडीन मिलता है हमें? आयोडीन आपको मिलेगा आलू से। आलू गिव्स यू अ लॉट ऑफ आयोडीन। जहाँ पे मिट्टी में आयोडीन है ना, वो आपको कोई भी सब्जी आयोडीन दे देगी। इट इज़ नॉट दैट दिस इज रिच इन आयोडीन एंड दिस इज नॉट रिच इन आयोडीन। आयोडीन इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ। जहाँ जहाँ मिट्टी रिच है आयोडीन में, उसमें आपको मिल जाएगा। एक सवाल और, प्रेगनेंसी में लोगों को थायराइड होता है, वो क्यों होता है? सो प्रेगनेंसी इज़ अ लाइफ चेंजिंग फिनोमिनन जहाँ शरीर को स्ट्रेस होता है, काफ़ी चेंजेस होते हैं और ये चेंज शरीर कई बार हैंडल नहीं कर पाता है। उस दौरान मेटाबॉलिक चेंजेस में आपको हाइपोथायराइड बच्चा होने के बाद दिखता है, कई बार इवन प्रेगनेंसी में दिख जाता है। और प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये थायराइड हार्मोन आपका जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो दैट्स वाई वो प्रेगनेंसी होते ही या उसके आसपास जब आप प्लान भी करते हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपना थायराइड टेस्ट करा लें। तो फिर तो दवाई खाना सेफ है जो दवाइयाँ खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ज़रूरत है तो सप्लीमेंट्स लेना अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर मैं ये सवाल करूं कि मुझे अगर थायराइड से अपने बच्चों को या दूसरों को, जिनको भी अपने आप को दूर रखना है, तो खाने पीने में तो आपने मुझे बताया कि चलो आप ढंग से खाइए, सब कुछ खाना खाइए, आयोडाइज नमक भी ले लीजिए, बट ऐसा क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफस्टाइल से हटा ही दें और कहें कि नहीं, हम थायराइड मुक्त हो चुके हैं? अपार्ट फ्रॉम आयोडीन, विटामिन डी की भी बहुत ज़रूरत है थायराइड फंक्शन रेगुलेट करने के लिए। तो धूप का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल नहीं हो पाता है। लोग काफ़ी बंद रहते हैं तो धूप कम मिलती है। तीसरी है सेलेनियम। वो भी एक ट्रेस एलिमेंट है जो आपके थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करती है। तो ये तीन मोटी मोटी चीज़ें, इसलिए आपका आहार अच्छा होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, क्योंकि हमारा आहार ना आजकल बड़ा फास्ट हो गया है। बहुत फटाफट वाली चीज़ें होती हैं कि रेडी टू मेक आपका नाश्ता है, खाना आपका बाहर है या हाईली प्रोसेस्ड है। तो मैं ये मान लूँ कि हमें अगर थायराइड प्रॉब्लम होती नज़र आ रही है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी की गति को थोड़ा कम करें, थोड़ा अपने लिए जिएं, थोड़ा अपने लिए वक्त रहते खाना प्यार से पकाएं, उसको प्यार से ग्रहण करें, वक्त पे सोएं, मेडिटेशन करें, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, लेकिन मेडिटेट करने की कोशिश करें ताकि अपने आप के साथ आप थोड़ी देर स्थिर होकर बैठें। तो कोई भी चीज़ ठीक करने के लिए आपके पास एक रेगुलर रेजिम होना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, धूप का सेवन करें, अच्छा खाना खाएं, मन से खाएं और खुश होकर खाना खाएं। और अपने जो आपने कहा मेडिटेशन नहीं तो एक्सरसाइज ऑल्सो मेक्स यू हैप्पी, तो उतना तो कर ही लें कि एक हार्मोन से दूसरा हार्मोन रिलेटेड है। आप जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ाएंगे, उस दूसरा हार्मोन इफेक्टेड होता ही है। ये डोमिनोज इफेक्ट है, एक चीज़ खराब हुई ना सब खराब होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो आपने कुछ भी करेक्ट कर लिया तो आपका पूरा बॉडी कम्स इनटू अलाइनमेंट।
जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि यू सेड इट्स अ ग्रोथ हार्मोन, तो क्या बच्चों के रेगुलरली टेस्ट कराने चाहिए थायराइड के? अगर बच्चे का अब थायराइड किस किस चीज़ को मदद करता है पहले वो जानना ज़रूरी है। थायराइड ज़रूरी है आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और बच्चों में बोन की ग्रोथ में थायराइड बहुत हेल्प करता है। थायराइड का असर हार्ट मसल्स पे बहुत होता है। अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आप देखेंगे कि आपकी पल्स रेट थोड़ी लो रहेगी या हार्ट को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ों पे थायराइड हार्मोन का अधिकार है। तो अगर आपका बच्चा का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है तो टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये मान लीजिए कि हमारे बच्चा है ना इस उम्र का, तो हम ये सारे सवाल करते हैं, मतलब ये कि अगली बार आपसे मैं कहूँ कि एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम ये सब चीज़ें ज़रा क्लियर कर लें लाइफ में और सेट कर, या हम ऐसे ही डर रहे हैं ज़्यादा? हम ऐसे, अगर बच्चा खा रहा है, सो रहा है अच्छी तरह, फोकस अच्छा है, कंसंट्रेशन अच्छा है और उसकी ग्रोथ एज पर उसके एज के हिसाब से है, तो मुझे नहीं लगता कि आप जाके कोई टेस्ट कराएं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए डॉक्टर को ही कॉल लेने दें। क्या होता है एज अ पेरेंट हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम हर तरीके का टेस्ट करा लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ डॉक्टर, वो उस पर ध्यान देगा। और अब आए हैं उस पॉइंट पर कि जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आयुर्वेद हमें क्या बताता है कि अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम हो गई तो इलाज क्या है? तो मैंने शुरुआत में कहा था कि आयुर्वेद मेटाबॉलिज्म को अग्नि से जोड़ता है, और अग्नि मांद्य या अग्नि पुअर हो गया तो शरीर में एक तरह का टॉक्सिन बनता है जिसको हम कहते हैं आम, और उसके लक्षण ना अगर आप जोड़े तो हाइपोथायराइड से मिलते हैं। अच्छा। तो श्लोक सुना देती हूँ। स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरवम अनिल मूढ़ता। स्रोतोरोध is what? Blockage of channels. So there is no nutrition flowing through it, and that is why you feel a little lethargic, Okay. lack of energy. बलभ्रंश, बल is lack of energy, fatigue. yes. बल और बल। उसका भ्रंश हो गया। गौरव, गौरव is heaviness of the body, weight gain, poor metabolism. अनिल मूढ़ता, अनिल is वायु, anything which is moving. मूढ़ता यानी उसका रुक जाना. Okay. So you will see a low heart rate, a low respiration rate, लो फोकस एंड कंसंट्रेशन। वायु का एक और चीज होता है, जहाँ वो ट्रैप होता है वहाँ पेन कॉज करता है। ऑल्सो वायु कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। अनिल मूढ़ता मतलब पेरिस्टालसिस, जो आपका अतड़ियाँ मूव होती हैं उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, तो इट कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। पर श्लोक में ना बड़ा पोएट्रिक और बहुत सुंदर था। हाँ, क्या अच्छी चीज हुई है हमें। नहीं नहीं नहीं, ओके। अरुचि is no interest in appetite. अपक्ति, अपक्ति is पकना, वो पक नहीं रहा है, मतलब डाइजेशन अच्छा नहीं है। और उसके अलावा you will have a little problem with memory and a little problem with circulation. तो अगर आप ये मोटा मोटा पूरा श्लोक देखें तो आपको सारे हाइपोथायराइड के लक्षण दिख जाएंगे। तो मतलब बचा क्या फिर? कुछ नहीं। अब इसका इलाज, क्योंकि ये आमजन्य व्याधि है, इसको हम कफज, मैंने पहले कहा था कफज व्याधि मानते हैं, हैवीनेस है। तो अब इसका इलाज क्या है? आम है तो मुझे उसको निकालना है। वो कैसे करूंगी? दीपन, दीपन इज इम्प्रूविंग द डाइजेस्टिव फायर, एंड पाचन, पाचन इज मेरा डाइजेशन और ठीक करना। तो दीपन और पाचन में हम जो दवाइयाँ यूज करते हैं ना, सब में नमक है और उसमें है सैंधव। तो हिंगवाष्टक में यूज करती हूँ, लवण भास्कर यूज करते हैं, चित्रकादि वटी उसमें भी नमक है। अब ये चित्रक जो है ना, इट इज सो गुड फॉर मेटाबॉलिज्म। आपका एपेटाइट पुअर है, वंस योर मेटाबॉलिज्म इज फायर्ड अप, वंस योर BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज अप, ऑटोमेटिकली चैनल्स खुलते हैं, सर्कुलेशन अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। दूसरा है शोधन, कि अगर हमको लगता है कि बहुत हैवीनेस है तो हम शोधन, उसमें विरेचन हो सकता है, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। वमन विरेचन की आपने उल्टी से हाँ, सारे दोष निकाले। वॉमिटिंग होती है, लेकिन वो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए भी ये कहते हैं कि ये भी डॉक्टर के पंचकर्म शमन चिकित्सा आप एक बार घर में कर लीजिए, कि जीरा खा लिया, नमक खा लिया, अजवाइन खा लिया। शोधन के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है। मैं सिर्फ नाम ले रही हूँ कि शोधन करते हैं, आप खुद ना ट्राई करें। वॉमिटिंग, जब आप इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, वो खुद से ना करें, इट्स नॉट गुड। शोधन में वमन है, विरेचन, लैक्सेटिव दिए जाते हैं, बस्ती जिसमें आपको मेडिकेटेड एनीमा दिया जाता है, पर वो डॉक्टर या वैद्य डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। उसके अलावा
मनोहर्षण, मनोहर्षण इज कीपिंग यू हैप्पी, डू थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, ये भी उसकी चिकित्सा है। रसायन, रसायन क्या चीज़ें हैं? रसायन इज समथिंग जो आपका हर टिश्यू को अच्छी तरह नरिश करे। अश्वगंधा काफ़ी यूज़ होता है और अभी तो स्टडीज़ भी हैं कि अश्वगंधा खाने से हाइपोथायराइड करेक्ट होता है। अगर आपका सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कि TSH कंट्रोल में आने लगता है। तो अपने आप से ना लें, एक बार ज़रूर डॉक्टर से मिलें, पर अश्वगंधा इज़ अ गुड रसायन। लेकिन जब आप थायराइड की दवाइयाँ खाते हैं, लोग सुबह सुबह उठ करके वो पिल्स खाते हैं, वो 20.25 mg की भी होती है, वो 75.75 की भी होती है। तो अब जो लोग ऑलरेडी उन दवाइयों पर हैं, उसके साथ ये आयुर्वेदिक इलाज भी हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आप दवाई ऑलरेडी खा रहे हैं, आप उसके साथ आयुर्वेदिक पैरेलली शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जो आप दवाई ले रहे हैं लेवोथायरोक्सिन, जो कि थायराइड हार्मोन ही है, उसकी मात्रा कम होती जाती है। तो आप बिल्कुल साथ में ले सकते हैं, आप वो दवाई तुरंत बंद ना करें। हाँ। बिकॉज आपने एक बार शरीर को उसकी आदत डाली है, उसकी धीरे धीरे आदत छूटने के लिए दूसरी दवाई को टेक ओवर करना ज़रूरी है। मैं रसायन की बात कर रही थी, उसमें गुड़ुचि भी आता है। मैं त्रिफला काफ़ी यूज़ करती हूँ, त्रिफला रसायन बहुत अच्छा है। उसके अलावा हम नस्से देते हैं, और नस्से किसका, उसके काफ़ी रिसर्चेस हैं। नस्से इज़ नाक में तेल डालना विच इज़ मेडिकेटेड। रिसर्चेस बताती हैं कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अगर आप ओरली नहीं दे रहे हैं तो नेज़ल म्यूकोसा से होता है। नाक की जो अंदर की स्किन है वो बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब करती है। अभी तो इंसुलिन स्प्रेज बन रहे हैं, जो कई चीज़ें नाक से ली जाती हैं, जो कि सही है गलत उस पर मेरा कोई विचार नहीं है। पर कटुतुम्बी का तेल, जो कि बेसिकली लौकी है, लौकी का तेल इज सपोजिटली वेरी गुड टू स्टिमुलेट योर ब्रेन फंक्शन। अब ब्रेन में है हाइपोथैलेमस, जो कि एक प्राइमरी आपका मेजर ग्लैंड है जो सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी है जो अगेन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और थायराइड। मुझे ना हमारी डिस्कशन में मज़ा इस बात का बहुत आता है कि ना हर बीमारी का एक डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत अच्छी सी एक मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं, एक श्लोक होता है। फिर ऐसा लगता है कि हम बीमारियां डिस्कस कर रहे हैं या इस पोएट्री, बट इट्स नाइस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। क्योंकि कितनी अच्छी बात, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू हियर, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आपको किसी बीमारी का इलाज भी करना है तो देयर इज समथिंग वेयर यू पैम्पर योरसेल्फ। आपका मन खुश करने के लिए एक दवा है, आपके पेट में जो जा रहा है वो नमक है, तो टेस्टी भी। आई एम श्योर मैंने वो खाया हुआ है, वो हिंगवाष्टक। ओहो, गरम गरम चावल में घी डालो, हिंगवाष्टक डालो, मिलाओ और खाओ, इट इज यम्मी। और ऐसे ही खाया जाता है। हिंगवाष्टक को हम बीमारी के हिसाब से अलग अलग टाइम पे देते हैं, पर सबसे बेस्ट है कि आपके पहले कौर के साथ एक छोटा चम्मच हिंगवाष्टक घी के साथ खाइए, तो वो आपका डाइजेशन सुधारता है, आपकी पाचन समस्या को ठीक करने लगता है। तो हम नस्से की बात कर रहे थे। सॉरी। तो नस्से हम साधारण तौर पे 3 हफ्ते देते हैं, पर आप ज़रूर किसी वैद्य से मिलें और फिर सीखें कि कैसे लेते हैं वो। तो ये मोटी मोटी तौर पे हमारी ठीक करने की प्रक्रिया है थायराइड के प्रॉब्लम्स। उसके अलावा योग तो है ही, आप नौकासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन इज ये इतना जो विकार है, ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु इज योर चिन, और उसके ऊपर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने के लिए सर्वांगासन एक अच्छा आसन है। आयुर्वेद में ना एक ही चीज़ को समझाने के बड़े सारे नाम हैं। जैसे अगर मैं गुड़ुचि बोलूँ तो गुड़ुचि को उसके रूप के हिसाब से बड़े सारे नाम हैं। उसका नाम है अमृता, क्योंकि वो अमृत समान होती है। उसका नाम है छिन्न रूहा, मतलब कि अगर आप कभी देखें कि मैं इसका स्टेम काट के ऐसे छोड़ दूं टेबल पे, तो वो उसी में से फिर से उग जाती है। तो जैसा आपको दिखता है वैसे नाम दिए जाते हैं। अब कटु तुम्बी उसका आकार ऐसा छोटे से लोटे जैसा होता है जिसमें आप कुछ रख सकते हैं, इसलिए कटु तुम्बी। तो वैसे नाम है। थायराइड चूंकि लाइफस्टाइल डिजीज है, अगर आप इसको फॉलो करें और लाइफस्टाइल करेक्ट कर लें तो आप ठीक होने लगेंगे। एक बात थी कि आयोडीन में मैं कह रही थी कि सैंधव लेना चाहिए। आयोडीन युक्त और क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक तो सॉल्ट है ही, दूसरा है जितना सी फूड मतलब समंदर नमकीन जगह से जो आपको मछलियाँ मिल रही हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर हैं, उसमें होता है। दूसरी बात कही थी मैंने सेलेनियम, सेलेनियम मिलता है आपको सनफ्लावर सीड से। तो आप सनफ्लावर सीड ज़रूर खाएं, विटामिन डी के लिए मैंने बोला है, धूप सेंके। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि
आयोडीन का कम होना और आयोडीन का ज़्यादा होना ज़रूर थायराइड की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और ये देखा जा रहा है। तो आप लगातार आयोडीन युक्त नमक का सेवन ना करें। आप एक महीना सैंधव लें, एक महीना टेबल सॉल्ट लें जिसमें कि आयोडीन है, बट आप सालों साल एक ही तरह की चीज़ें नहीं करें, क्योंकि बॉडी के लिए जब वो एक्सेस हो जाता है देन इट विल कॉज प्रॉब्लम्स टू योर हार्मोनल सेटअप। अच्छी अच्छी हम बातें करते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, सिर्फ दवाइयों की बातें नहीं करते। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको लगता है कि आप किसी विषय पे थायराइड को लेकर ही या किसी और बात पे बात करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि उस पे हम कोई बात लेकर आएँ, कोई डिस्कशन लेकर आएँ, कोई उपचार उस पर विचार लेकर आएँ आप तक, तो आप लिखिएगा ज़रूर। हमारा ईमेल आईडी है यहाँ पर। एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। Yes. We will wait for your comments and any question। आपको कोई भी सवाल पूछना है जो आयुर्वेद से, हेल्थ से, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ हो, तो फील फ्री टू आस्क अस।